अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर मैं कुछ जानने लें जनाब, खबर गर्म है और ख़बर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है जो इस वक्त गर्म है कि जनाब गुज़िश्ता हफ्ते में इस्लामाबाद की एक पोश हाउसिंग सोसाइटी जिसके ओनर यानी जिसके मालकान इस वक्त दुबई में मौजूद हैं, उनके एक बंगले में एक अहम सूबाई अदालती शख्सियत की आमद होती है और उस बंगले के अंदर वीडियो लिंक के ऊपर दुबई से वही कारोबारी शख्सियत या उस हाउसिंग सोसाइटी के ओनर वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनके साथ साथ एक अहम सियासी शख्सियत जो रूपोश थी वो भी वहाँ पर मौजूद होती है और ये तीन शख्सियात मिलकर कुछ नई खिचड़ी पकाने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पर इस बात का जायज़ा लिया जाता है कि जनाब अगर मुख्तलिफ रहनुमा जो एक सियासी जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं अगर वो अपनी रूपोशी को ख़त्म कर दें और अपने अपने नेटिव प्रोविंसेस को वापस जाएं तो इस हवाले से ये जो सौदेबाजी है ये कैसे की जा सकती है और किस तरीके से इन लोगों को गिरफ्तारी से बचाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से है कि इस मुलाकात के बाद जो गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी कुछ इंपॉर्टेंट पेशरफ्त भी हमारे सामने आई है और उसके कुछ और नताइज भी अब हमारे सामने आने वाले हैं। कौन से, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि ये मुलाकात क्यों हुई थी और इस मुलाकात से कौन से मकासद को अचीव किया गया था। सवाल ये है कि एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ सियासी शख्सियात जो इस वक्त रूपोशी में हैं या मुख्तलिफ ऐसे लीडरान जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है वो अपनी रूपोशी ख़त्म करके राहदारी ज़मानतों पर हैं, लेकिन अभी तक वो राहदारी ज़मानतें हासिल करने के बावजूद भी पंजाब में दाखिल नहीं हुए क्योंकि अटक के पुल के ऊपर जो जीपें हैं वो खड़ी हैं और वो जीपें जो हैं वो दूरबीनें लगाकर इस बात का जायज़ा ले रही हैं कि केड़ा केड़ा आ रहा है अटकते पुल तो पंजाब। और इस सूरत हाल में अगर पंजाब से सहूलतकारी नहीं होती तो फिर ये तमाम के तमाम जो लोग हैं इनका पंजाब में रहते हुए सियासत के अंदर मुतहरक होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएगा। लिहाजा इस सवालिया निशान को हटाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, इस पर भी आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जिसका आपके साथ तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक भी एक अदालती शख्सियत के साथ ही है और वो अदालती शख्सियत कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं जो आज अदालती कार्रवाई के दौरान न सिर्फ बरहम हो गए बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जिन्होंने उनकी अहलिया मुहतरमा के हवाले से अपने अपने वीलॉग्स और थंबनेल्स के अंदर उनकी अहलिया के नाम को और उनकी अहलिया को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ लाइक्स, ट्वीट्स, रीट्वीट्स और डॉलर कमाए थे, उसके ऊपर जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ भड़क गए बल्कि उनकी तरफ से सख्त तरीन जो है वो रिमार्क्स भी पास किए गए और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स जो इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को सामने रख कर या उनकी एहलिया को सामने रखकर उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई को इनिशिएट करने का इशारा भी दिया गया। मामला है फेक न्यूज़ के हवाले से और FIA की तरफ से मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ जर्नलिस्टों को जारी किए जाने वाले नोटिस के हवाले से। और इस मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब न सिर्फ भड़क गए बल्कि उन्होंने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल अगर मैं एक केस को ओपन एंड शट कहूँ तो वो मतीउल्लाह जान का केस है। आपके पास इस केस की वीडियो मौजूद है। हुकूमत अखबार में इश्तिहार क्यों नहीं देती कि इन लोगों की तलाश है? अगर आप कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के रिमार्क्स जो हैं वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए क्योंकि अपनी बात जारी रखते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कहना था कि क्या उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, ये कैसी सहाफ़त हुई। अगले ही दिन मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चल गई, कहा गया कि वो एक मीटिंग में मौजूद थी, वहाँ पर बैठी हुई थी, तो क्या हम सारा दिन बैठकर ये वजाहतें ही जारी करते रहें कि जनाब ये खबर गलत है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। और अगर हम इसके ऊपर खामोशी इख्तियार करते हैं, किसी तरह का कोई रद्द अमल नहीं देते, कोई तरदीद नहीं करते, तो फिर कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस की बीवी ने तो तरदीद ही जारी नहीं की। क्या तासुर जाएगा इस खबर से कि चीफ जस्टिस की अहलिया ऑफिशियल मीटिंग्स में मौजूद थी। उनका कहना था कि ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें।
کیا فرد جرم عائد کر کے انہیں جیل بھیجیں؟ اپنے تھمبنیل اور اپنی خبر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کیا زیادہ ری ٹویٹس لائک سے پیسے کمائے جا رہے ہیں؟ کیا کسی صحافی پر جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے تو صحافتی ادارے اس کی ممبرشپ ختم کر دیں گے؟ جس پر مطیع اللہ جان صاحب کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین کا یہ کہنا تھا کہ وارننگ دے کر شو کاز کر کے ممبرشپ ختم کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے اس پر کہا کہ اس سے کیا ہوگا، آپ آفیسر آف دی کورٹ ہیں، حل بتائیں۔ اس پر بیرسٹر صلاح الدین کا کہنا تھا کہ حتیٰ کہ عزت کا قانون پاکستان میں اتنا مضبوط نہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ کیا وکلاء نے کبھی اپنے ممبر کے خلاف کارروائی کی؟ صحافیوں نے کبھی اپنے کسی ساتھی جرنلسٹ کے خلاف کوئی کارروائی کی؟ یہ سب ٹریڈ یونین بن گئی ہے۔ ہم نے تو آپ کو اپنے ادارے میں کر کے دکھایا ہے، آپ بھی یہ معاملہ کر کے دکھائیں۔ کیا اب ہم کو اپنا یوٹیوب چینل لانچ کر کے تمام چیزوں کو وہاں پر رکھنا پڑے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ اس سے نہ صرف پاکستان کے اہم ترین عدالتی شخصیات بھی مجبور ہو گئی ہیں اس طرح کے ریمارکس دینے میں کہ جناب یہ جو بے پر کی اڑاتے ہیں ان کا کیا کیا جائے، کیونکہ جس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس طرح کے ریمارکس دے رہے تھے، ٹھیک اسی وقت ایک اور کلپ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہا تھا، جہاں پر ایک جرنلسٹ بیٹھ کر اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک اہم ترین عدالتی شخصیت ہیں، اور اس یوٹیوبر کی ایک اور اہم عدالتی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے اندر اس نے اس بات کا انکشاف کیا کہ آفیشلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو توسیع کی پیشکش کی گئی ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا آئینی عہدہ جو ایک آئینی حدودوں قیود کا پابند ہے، اس میں کسی بھی بندے کو ایکسٹینشن کی باضابطہ طور پر پیشکش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اگر کسی ایک بندے کو ایکسٹینشن کی آفر کی جائے گی تو اس کے لیے نہ صرف 2/3 اکثریت کے ساتھ آئینی ترمیم کی جائے گی، بلکہ وہ آئینی ترمیم مستقبل میں آنے والے تمام تر چیف جسٹسز پر لاگو ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ون ٹائم کے لیے آپ آئینی ترمیم کریں کہ جناب ہم نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید 3 سال چیف جسٹس آف پاکستان رکھنا ہے، لہٰذا ہم جو ہے آئینی ترمیم کر رہے ہیں، اور اس سے 3 سال کے بعد جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے تب یہ آئین واپس اپنی اسی پوزیشن پر چلا جائے گا جہاں پر یہ ایکسٹینشن سے پہلے تھا۔ ایسے ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ ایکسٹینشن یہ ایک محض ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایسے آئینی عہدے کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھانا شاید ایک ایسا عمل بن چکا ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے بہت سارے جو ہے نا وہ بینیفٹس ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں، لہٰذا یہ آگے معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جس خبر کا میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا وہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اس کے تانے بانے بھی جا کر عدالتوں کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو تمام تر روپوش لیڈرز ہیں وہ اچانک نمودار ہوتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے اندر۔ پشاور ہائی کورٹ میں جج صاحبان ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ وہ مثال دیتا ہوں آپ کو، کل حماد اظہر صاحب کی، حماد اظہر صاحب گزشتہ 10 ماہ سے روپوش تھے، ٹھیک ہے جی، ان کا کسی کو نہیں پتا تھا، البتہ اٹلی کی ایک تصویر ان کی جو ہے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹویٹ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس بات کا ذکر کیا جاتا تھا کہ حماد اظہر صاحب شاید پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں، اور وہ اس وجہ سے یہ ساری سینیریو میں ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن پھر اس کے بعد کنفرم ہوا کہ جناب حماد اظہر صاحب ملک سے باہر نہیں ہیں بلکہ وہ ملک کے اندر ہی موجود ہیں۔ پھر حماد اظہر صاحب کل 1:30 بجے پشاور ہائی کورٹ میں وکیلوں کا لباس پہن کر پشاور ہائی کورٹ کی پریمیسز میں موجود ہوتے ہیں۔ وہاں پر 1:40 پر جو حماد اظہر صاحب کی جو اپلیکیشن ہے بیل بیفور اریسٹ کی اور راہداری ضمانت کی، یہ رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کے روبرو موجود ہوتی ہے، اور 5 منٹ کے بعد 1:45 پر یہ والی جو اپلیکیشن ہے یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے روبرو فکس ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 10 منٹ کے اندر 51 مقدمات 51 مقدمات میں جناب حماد اظہر صاحب کی جو ضمانت ہے راہداری
वाली ज़मानत, वो भी तवील अरसे के लिए, उसको ना सिर्फ मंजूर कर लिया जाता है बल्कि उसके बाद इस बात का ख्वाहिश का भी इज़हार किया जाता है कि अल्लाह करे कि वो खैर खैरियत से पंजाब पहुंच जाए और पंजाब जाकर हमारे ऊपर एक मरतबा फिर इस तरह की बातें सामने आएंगी कि जहां पेशावर हाई कोर्ट से पंजाब के लीडरों के लिए जो जमानतें हैं वो दी जाती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने जनाब हम्माद अजहर साहब को ये जमानत दी है, खुद उनकी भी जो रिटायरमेंट है वो इसी महीने यानी 14 अप्रैल को होने जा रही है। और 14 अप्रैल तक इसका मतलब यह है हमें मजीद अदालती सहूलतकारियां पेशावर से होती हुई नजर आएंगी। और वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ जगहों पर रूपोश हैं उनके लिए भी ये शायद ऐलान है कि जनाब 14 अप्रैल तक वंडी की चीजें आगे पहन ला लो, ये जमानत हम बांट रहे हैं, बाल्टियां भर भर के जमानतें बांट रहे हैं। 51 मुकदमात की जमानत हमने सिर्फ 10 मिनट के अंदर दे दी है, बाकी भी आके दे दें। तो इसका मतलब यह है कि इस सारे अमल का ताल्लुक गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामाबाद के एक बंगले में जो एक पोश हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद था उसके अंदर होने वाली मुलाकात और उसमें होने वाली गुफ्तगू का ही नतीजा समझा जा सकता है। क्योंकि उस मीटिंग जिसका मैं आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में जिक्र कर रहा था उसके अंदर 3 लोग मौजूद थे। एक बैरिया टाउन के मालिक जनाब मलिक रियाज साहब मौजूद थे, दूसरी शख्सियत थी हम्माद अजहर साहब जो इस सूरत हाल से फैज़याब हुए हैं, और तीसरी एक अहम तरीन शख्सियत थी जो एक सूबे के साथ ताल्लुक रखती है, वो वहां पर मौजूद थी। अब एक जानिब तो ये बात हमें नजर आ रही है कि ये जो मलिक रियाज माफिया है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मुतहरक है बल्कि जिस मीटिंग का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं उस मीटिंग के नताइज में ये बात भी शामिल थी कि हम्माद अजहर हों, असलम इकबाल हों, शेख वकास अकरम हों या पंजाब से ताल्लुक रखने वाले दीगर सूबाई रहनुमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उनको जमानतें तो मिलनी हैं, लेकिन उन जमानतों के बाद वो कौन सा तरीकाकार है जिसके तहत पंजाब के कोर्ट से भी इन लोगों को रिलीफ मिले और यहां पर भी उनकी जमानतें उनको पेश किए बगैर मंजूर कराई जा सकें। देखें ये बड़ा एक बारीक नुक्ता है क्योंकि बेल ये जो राहदारी जमानतें हैं इसके नतीजे में एक जगह से यानी एक सूबे से लेकर एक शहर से लेकर दूसरे शहर की वो अदालत जहां पर आप मतलूब हो उस एरिए की यानी उस रास्ते की जमानत दी जाती है। यानी हम्माद अजहर साहब पेशावर से निकलेंगे जीटी रोड से या मोटरवे पे बैठेंगे और फिर वो सीधा अदालत तक पहुंचेंगे, ये है वो राहदारी। यानी इस रास्ते के अंदर अदालत से अदालत तक पहुंचने के दौरान हम्माद अजहर हो या कोई और हो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और उसके लिए अमूमी तौर पर 24 घंटे 48 घंटे या 72 घंटे का टाइम दिया जाता था। लेकिन ये वो मामला है जिसके अंदर हम्माद अजहर साहब को या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को 30 दिन की ये राहदारी जमानत मिली है। तो इसका मतलब यह है कि एजेंडा कोई और है। इसका मतलब यह है कि वो मुलाकात जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया है उसमें इस बात का तयन करना जरूरी था कि किस तरीके से अदालती सहूलतकारी की जाएगी और किस तरीके से अहम हाउसिंग सोसाइटी के ओनर्स अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए इस सहूलतकारी के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे ताकि उनकी भी वापसी का इम्कान पैदा हो जाए और यहां पर वो एक मरतबा फिर अपना जो है वो खेल खेलना शुरू कर दें और फिर उसके साथ साथ उनके जो दोस्त इस वक्त अडयाला जेल में मुकीम है उनके लिए भी आसानी पैदा हो। अब इन लोगों के लिए यह कोशिश की जा रही है कि इनको किसी तरीके से जो बेल्स हैं वो इस तरह मिल जाए कि या तो इनको अदालत में पेश ही ना होना पड़े और अगर ये अदालत में अपने आप को सरेंडर करने की नौबत आ ही जाए तो वो 100% इस बात का इम्कान हो कि इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और ये जो मुलाकात है जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा था ये मुलाकात इसी सहूलतकारी को फाइनल टचेस देने के लिए थी जिसके बारे में ज़राए ने इंकशाफ किया है कि इस मुलाकात के बाद और भी कुछ और जो चीज़ें हैं वो ना सिर्फ अब आगे बढ़ेंगी बल्कि पंजाब के अंदर हमें कुछ और हलचल होती हुई नज़र आएगी, ख़ास तौर पर इन केसेस को में इन तमाम लोगों को ज़मानतें देने के लिए क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का चूँकि ज़मीर जाग गया है तो फिर इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि लाहौर से भी, पंजाब से भी, पिंडी से भी, अटक से भी और भी बहुत सारे पंजाब के शहरों से भी वहाँ से भी लोगों
لوگوں کے ضمیر جاگیں اور ان ضمیروں کے جاگنے کی جو سہولت کاری ہے وہ جناب بیریا ٹاؤن سے ہو، اور پھر اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں وہ آگے چلیں گے۔ اس طرح کی کوئی سین ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو پولیٹیکل بیٹل فیلڈ کے اندر لانچ کرنا ایک بہت بڑے ایک نئی پولیٹیکل بیٹل کا نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال اب کہاں تک پہنچے گی۔ اب ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔